कहते हैं ना कि वासेपुर में जिस तरह रामाधीर सिंह थे, उस तरह बिहार में नीतीश कुमार। जिस तरह गुजरात के लोग बिजनेस में बहुत आगे होते हैं, उस तरह बिहार के लड़के पॉलिटिक्स में बहुत आगे। पूरे प्रकरण में जो की फैक्टर है वो आरसीपी सिंह का एक कॉल रिकॉर्ड जेडीयू वाला कमान के पास पहुंचा और उस कॉल रिकॉर्ड में आरसीपी सिंह कुछ विधायकों को तोड़ने की बात कर रहे हैं। बिना बीजेपी के बैकअप की इतनी बुलंदी पर आरसीपी सिंह हो ही नहीं सकते हैं। बिहार में उनकी क्या हैसियत है नीतीश कुमार के सामने? नीतीश कुमार के पर्सनल सेक्रेटरी रहे। उसके बाद इतना कड़ा फैसला लिया गया कि अब किसी कीमत पर बीजेपी के साथ नहीं रहना है। इसके लिए तेजस्वी को अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाना पड़े तो हमको दिक्कत नहीं। एकदम साफ इंडिकेशन है कि 24 का लोकसभा राजद जदयू साथ लड़ने जा रही है। बिहार की राजनीति के लिए अगले 24 घंटे काफी अहम मानी जा रही है। खबर यह है कि बिहार में अगले 24 घंटे में सरकार बदल दी जाएगी और इसकी पटकथा यानी कि इसकी पूरी स्क्रिप्टिंग जो है वो हो चुकी है। लेकिन स्क्रिप्टिंग कैसे हुई है, कैसे इसका जो है पटकथा रचा गया है, क्या तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार की मुलाकात देर रात अंधियारे में उनकी मुलाकातें हो गई हैं, आरसीपी सिंह की इसमें क्या भूमिका है, इन तमाम बातों पे आज हम चर्चा करने के लिए आपके साथ फिर जुड़ गए हैं। हमारे साथ सहयोगी उदित आर्यन जी हैं। इनसे हम जानेंगे और पूछेंगे कि क्या वाकई में पटकथा रच दी गई है, तेजस्वी यादव से मुलाकात नीतीश कुमार की हो चुकी है, क्या होने वाला है। इसका जवाब आपको हम दूसरे सवाल में देंगे। पहले हम आरसीपी सिंह का चूंकि आपने जिक्र कर दिया, और देखिए इस पूरे प्रकरण में जो की फैक्टर है वो आरसीपी सिंह है। कैसे हैं हम ये बताएंगे आपको। फिर हम तेजस्वी यादव पर भी आएंगे कि तेजस्वी यादव से मुलाकात नीतीश कुमार की हुई है या नहीं हुई है। देखिए आरसीपी सिंह इसलिए एक महत्वपूर्ण फैक्टर बन गए हैं क्योंकि जैसा खबर आ रहा है और जेडीयू कार्यालय में जिस बात की चर्चा है कि आरसीपी सिंह का एक कॉल रिकॉर्ड जेडीयू वाला कमान के पास पहुंचा है। अच्छा। और उस कॉल रिकॉर्ड में आरसीपी सिंह कुछ विधायकों को तोड़ने की बात कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है जिसके चलते अचानक बैक टू बैक आरसीपी सिंह पर इतना एक्शन लिया गया। देखिए आरसीपी सिंह कोई बहुत बड़े फैक्टर बिहार में बचे नहीं थे। जब उनकी राज्यसभा की सदस्यता खत्म हो गई, मंत्रालय उनका छीन लिया गया, उसके बाद आरसीपी सिंह के साथ 200-500 लोग जरूर थे, लेकिन उससे ना तो वो वोट पे असर डालने वाले थे और ना ही नीतीश कुमार के पॉलिटिकल करियर पे या फिर ललन सिंह के पॉलिटिकल करियर पर आरसीपी सिंह कुछ बोलते, क्योंकि उनकी जो मैंने फैक्टर बताया है उनकी बेटी लिपि सिंह। लेकिन जो कॉल रिकॉर्ड आरसीपी सिंह और जेडीयू के विधायक के बीच जो लीक हुई, जो पहुंची जेडीयू वाला कमान के पास, उसके बाद ताबड़तोड़ एक्शन लिया गया आरसीपी सिंह के ऊपर। और बिहार के एकनाथ शिंदे बनने की पूरी पटकथा पहले लिख दी गई थी, जिसके बाद सरकार बदलने की जो स्क्रिप्टिंग है, जैसा बता रहे थे, वो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच फाइनल हुई है। आरसीपी सिंह बिहार के एकनाथ शिंदे बनने वाले थे, मुख्यमंत्री उनको बनाया जाना था और इसकी तैयारी दिल्ली में हो रही थी। कल आपको याद होगा, कल के प्रेस वार्ता में ललन सिंह 3 बार बोले हैं वो बात। पूरे प्रेस वार्ता में मैं वहां मौजूद था और ललन सिंह बार बार कह रहे थे कि चिराग फैक्टर को दूसरा चिराग फैक्टर एक बिहार में तैयार किया जा रहा था। दूसरा चिराग फैक्टर क्या था? देखिए चिराग पासवान ने क्या किया था। चिराग पासवान के अगर रोल को हम समझे 2020 विधानसभा में, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने भाजपा को फायदा पहुंचाया, अधिक सीटें दिलवा दी और 25 लाख वोट जो जेडीयू को जाना चाहिए था, वो 25 लाख वोट जो है वो लोजपा को चला गया। करीब 40-42 सीटों पर सीधे मतलब डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से जेडीयू को नुकसान पहुंचाया गया। यही रोल निभाए, कमजोर किए जेडीयू को, तीसरे नंबर की पार्टी बना दिए, हाशिए पर पहुंचा दिए, कमजोर और लाचार कर दिए। यही रोल निभाए थे। यही काम आरसीपी सिंह करने जा रहे थे, लेकिन आरसीपी सिंह इनसे एक कदम आगे थे। आरसीपी सिंह इस पर कमजोर नहीं करते जेडीयू को। देखिए जेडीयू उनसे कमजोर होती भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ आरसीपी सिंह का एक ही मोटो था जिसके पीछे उनको बैकअप प्राप्त था। आपको याद होगा जहानाबाद के जब वो दौरे पर थे और जब नारा लगाया गया था कि बिहार का सीएम कैसा हो, आरसीपी सिंह जैसा हो, उसी दिन हमने ये खबर किया था कि आरसीपी सिंह को भाजपा का बैकअप प्राप्त है। हमने वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। हमने कहा था कि बिना बीजेपी के बैकअप की इतनी बुलंदी पर आरसीपी सिंह हो ही नहीं सकते हैं, असंभव है। बिहार में उनकी क्या हैसियत है नीतीश कुमार के सामने? नीतीश कुमार के पर्सनल सेक्रेटरी रहे हैं, सचिव रहे हैं। इतना बड़ा कद कहां से हो जाएगा उनका जब तक उनको दिल्ली जैसा नहीं प्राप्त हो। और इसका जैसे ही आप कहिए कि वो कॉल रिकॉर्ड भाप जैसे ही लिया जदयू इस बात को, नीतीश कुमार जैसे ही इस बात को भापे, उन्होंने तत्काल एक्शन लिया। अप्रैल से मई से आप कहिए जब से इफ्तार पार्टी चल रहा है,
उस समय से ही इसको लेकर जो है कि जेडीयू आरजेडी एक साथ हो जाएगा, जेडीयू आरजेडी एक साथ हो जाएगा, लेकिन छापेमारी हो गई 10 सर्कुलर आवास पे, ये मामला टल गया। लेकिन इस बार ये एकदम आप कहिए कंपलसरी हो गया था नीतीश कुमार के लिए ये फैसला लेना, और ये बहुत कड़ा फैसला है। इसलिए क्योंकि अब उनको ये बात समझ में आ गया कि भाजपा उनका समूल नाश चाहती है। जेडीयू का ये तो परिवार की भी पार्टी नहीं है, सिंगल मैन पार्टी है, वन मैन आर्मी है यहाँ पर नीतीश कुमार, दूसरा कोई नेता ही नहीं है। दूसरा नेता वही है जो वो उनके मुंह से जो निकलता है उसको बस पब्लिक तक डिलीवर करते हैं, पहुंचाते हैं, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, ललन सिंह हो, उमेश कुशवाहा हो, कोई भी हो, XYZ। ऐसी स्थिति में अब जब ये बात नीतीश कुमार भाप गए, उनको इस बात का अनुमान हो गया कि भाजपा एकनाथ शिंदे बनाना चाह रही है आरसीपी सिंह को, आरसीपी सिंह विधायक तोड़ने में लगे हुए हैं, फोन पर बात कर रहे हैं और आज नहीं तो कल इसमें सफल हो जाएंगे। उसके बाद इतना कड़ा फैसला लिया गया कि अब किसी कीमत पर बीजेपी के साथ नहीं रहना है। इसके लिए तेजस्वी को अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाना पड़े तो हमको दिक्कत नहीं है, बीजेपी से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। और इसी का रिजल्ट हुआ कि अचानक नोटिस निकला। उमेश कुशवाहा ने बताया कि भाई पिछले 9 सालों में 2013 से 2022 के बीच 58 प्लॉट रजिस्ट्री कराया गया। देखिए बहुत बड़ा मसला नहीं है, सभी नेताओं के पास होगा भाई, आप जांच कर लीजिए ना। जेडीयू में जितने जो नवरत्न है नीतीश कुमार के, उन्हीं की संपत्ति का जांच कर लीजिए। संपत्ति का मामला ही नहीं है, मामला दूसरा है। और उसके बाद तबड़तोड़ एक्शन। कल आप ललन सिंह का प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर सुनिए पूरा बैठकर, करीब 20 मिनट वो बोले हैं, उसमें एकदम साफ इंडिकेशन है कि हम किसी कीमत पर अब बीजेपी को बर्दाश्त नहीं करेंगे बिहार में जी। और दूसरी चीज कि 2 मंत्रालय का इनका मांग था, हालांकि अब बीजेपी इस पर अग्री हो गई है, बीजेपी अभी चरण वंदन कर रही है नीतीश कुमार का, लेकिन अब नीतीश कुमार इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करने जा रहा है किसी कीमत पर। अब आते हैं आपका जो पहला सवाल था कि तेजस्वी से मुलाकात हुई है नीतीश कुमार की रात के समय में बंद कमरे में। बिल्कुल, ये बात पे मुहर तो नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन ये बात सच है। तेजस्वी यादव से बात फाइनल हुई है और बात इस टर्म्स में फाइनल हुई है कि कुछ महीने सरकार चलाएंगे हम, नीतीश कुमार कुछ महीने बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन उनका जो अंतिम ध्येय है, देखिए अभी नीतीश कुमार की राजनीति क्लाइमेक्स पे है, उनकी पॉलिटिक्स क्लाइमेक्स पे है। और बिहार के अब कहते हैं ना कि वासेपुर में जिस तरह रामाधीर सिंह थे, उस तरह बिहार में नीतीश कुमार है, दूसरा कोई नेता नहीं है। नीतीश कुमार अभी अब फुल एंड फाइनल है उनका 2024 का लोकसभा चुनाव एज अ प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट, और वो चैलेंज करेंगे नरेंद्र मोदी को। और जितनी क्षेत्रीय पार्टी है, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो बीजू पटनायक ओडिशा के, चाहे महाराष्ट्र के ठाकरे हो, ये सभी लोगों का समर्थन प्राप्त करना है। ओबीसी चेहरा है और देश के प्रधानमंत्री भी ओबीसी है, ओबीसी ही टक्कर दे सकता है नरेंद्र मोदी को। इनके संसदीय बोर्ड से ये बिल भी पास हुआ है जेडीयू के कि पीएम कैंडिडेट है। आज फिर उपेंद्र कुशवाहा का बयान आया है, अभी 1 घंटे पहले का उपेंद्र कुशवाहा का बयान है, इसमें वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण नीतीश कुमार में उपलब्ध हैं। क्या मतलब है इसका? एकदम साफ इंडिकेशन है कि 24 का लोकसभा राजद जदयू साथ लड़ने जा रही है। दूसरी तरफ बीजेपी, लोजपा और जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा ये साथ में लड़ेगी। क्लियर है, अब सीन कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज अगर ये सरकार नहीं भी गिरती है, चूंकि राज्यपाल को 5 दिन के लिए दिल्ली बुला लिया गया, राज्यपाल आज चले गए फागू चौहान दिल्ली, निजी कारण बताया जा रहा है, लेकिन कोई निजी कारण नहीं है। शाहनवाज हुसैन भी दिल्ली पहुंचे हैं, नितिन नवीन भी दिल्ली पहुंचे हैं, रामसूरत राय भी दिल्ली पहुंचे हैं, सभी मंत्री जो भाजपा कोटे से बिहार में, सभी को दिल्ली दरबार बुला लिया गया। क्या उनसे बात हो रहा है किसी को पता नहीं है, लेकिन राज्यपाल दिल्ली इसलिए गए हैं ताकि फिलहाल नीतीश कुमार का मूड बदल जाए। नीतीश कुमार का चरण वंदन में बीजेपी लगी हुई है, लेकिन अब नीतीश कुमार ने ठान लिया है कि किसी कीमत पर 5 दिन बाद आए फागू चौहान, 10 दिन बाद आए फागू चौहान, लेकिन अब सरकार बिहार में भाजपा के साथ नहीं चलाना है। एक और बात, इसी बीच एक और चर्चा चल रही है कि जो राज्यपाल होते हैं, गवर्नर होते हैं, उनके पास अपना विशेषाधिकार होता है और डिस्क्रिशनरी पावर होता है कि वो चाहें तो बिहार में राष्ट्रपति शासन लगवा देंगे, लेकिन ऐसा वो नहीं करेंगे। 2 कारण है। पहला कि मैंडेट क्लियर है, नीतीश कुमार के पास भाई 116 विधायक अकेले महागठबंधन में है, अकेले महागठबंधन के पास 116 विधायक हैं और 16 है आपको माले में, 80 है राजद के पास, 19 विधायक कांग्रेस में है, तो कुल 116 विधायक हैं इनके पास। 43 मिलेगा तो आराम से गवर्नमेंट बनेगी। और दूसरा कारण समझिए, बीजेपी के ऊपर बार बार ये आरोप लगा है कि वो अलोकतांत्रिक पार्टी है, वो डेमोक्रेसी को नहीं मानती है, संविधान का नियम को नहीं मानती है, लोकतंत्र का हत्या करने वाली पार्टी है। अगर फागू चौहान अब
फुल मैंडेट होने के बावजूद अगर पलटी मार रहे हैं और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, लेकिन अगर लगा दे रहे हैं तो इसके बाद तेजस्वी यादव भी घूम घूम कर कहेंगे ये बात कि हमारे पास बहुमत था, हमें सरकार नहीं बनाने दिया गया। नीतीश कुमार इस बात को पूरी तरह इनकैश करेंगे, भंजाएंगे कि हमारे पास बहुमत था लेकिन हमको नहीं बनाने दिया गया। तो एक स्टेट के चलते बीजेपी बाकी 28 स्टेट में नुकसान नहीं करेगी अपना। देखिए, लोकतंत्र के चलते ही एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र में सीएम बनाना पड़ा, नहीं तो देवेंद्र फडणवीस का फाइनल था। भाई भाजपा के हैं वो, क्या उनको गरज पड़ा है कि बनाते एकनाथ शिंदे को, उनको उप मुख्यमंत्री बना देते, डिप्टी सीएम का पद दे देते। लेकिन सीएम क्यों बनाए? एक मैसेज देने के लिए। बीजेपी एक मैसेज दे रही है कि हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अपनी पार्टी चला रहे हैं। तो बिहार में फागू चौहान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर नीतीश कुमार अपना बोरिया बिस्तर लेके वहां पहुंचते हैं तो शपथ ग्रहण होगा। मुख्यमंत्री कौन बनेगा नहीं पता, उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा नहीं पता, लेकिन वो लोग जेडीयू और आरजेडी के ही होंगे। बीजेपी फिर से विपक्ष में बैठेगी और इस बार विपक्ष में बैठेगी तो क्या करती है देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है, एक लास्ट सवाल, कि बीजेपी इन सभी मुद्दों पर 2 दिन से ये प्रक्रिया चल रही, कुछ नहीं बोल रही है, शांत है बिल्कुल। अभी भी वो कह रही है कि हम 2024-25 में नीतीश कुमार के साथ ही लड़ने वाले हैं। इसको कैसे आप देखिए, बीजेपी के एक सिटिंग एमएलए को और एक पूर्व विधायक को मैं सुबह से फोन कर रहा हूँ, एक प्रवक्ता है उनको भी मैं फोन कर रहा हूँ। 2 लोग फोन नहीं उठा रहे हैं और एक व्यक्ति फोन उठाकर बोल रहे हैं कि हम काम में तो अदर बात करेंगे। वो जवाब देने की स्थिति में बीजेपी नहीं है। बिहार में कोई जवाब उनके पास नहीं है। भाई आप सोचिए कि जातीय जनगणना पर बीजेपी पूरे देश में रोक लगा देती है, लेकिन बिहार नहीं रुकता है। जनसंख्या नियंत्रण पर पूरा देश झुक जाता है, बिहार नहीं झुकता है। विशेष राज्य के दर्जे पर ललन सिंह जब तब नरेंद्र मोदी को टैग करते हैं ट्विटर पर, वहां से कोई रिप्लाई नहीं आता है। मतलब देखिए, बिहार को समझने में नरेंद्र मोदी और अमित शाह फेल हो गए हैं। बिहार को ये लोग गुजरात और महाराष्ट्र समझ रहा था, जबकि बिहार वो स्टेट नहीं है। अभी कुछ ही दिन पहले प्रशांत किशोर ने कहा ना कि जिस तरह गुजरात के लोग बिजनेस में बहुत आगे होते हैं, उस तरह बिहार के लड़के पॉलिटिक्स में बहुत आगे हैं। और नीतीश कुमार तो वो लड़के हैं जो पिछले 50 साल से राजनीति कर रहे हैं। तो उनको समझने में भूल हुई बीजेपी से, और यही कारण है कि आज फिर चरणवंदन चल रहा है। अब तो भाजपा यहाँ तक क्या है कि आपको हम 2 मंत्री बना देंगे केंद्र में। यहाँ के बिहार कोटे से जो मंत्री हैं उनको बुलाया गया है। खबर आ रही है कि इनको फटकार लगाया जा रहा है। संजय जायसवाल भी बात सुन सकते हैं कि भाई आप क्यों बोलते हैं नीतीश कुमार के खिलाफ। क्योंकि एक बात समझिए, अगर वोट शेयरिंग को देखिए 2014 के लोकसभा में अगर राजद और जदयू साथ रही और 2024 का लोकसभा लड़ी तो बिहार भाजपा को 15 सीट लाने में भी आफत हो जाएगा। तो बीजेपी इतना बड़ा नुकसान नीतीश कुमार के कॉस्ट पे नहीं कर सकती है। इसलिए नीतीश कुमार मजबूरी है। नीतीश कुमार इतनी बड़ी मजबूरी है कि नरेंद्र मोदी को भी इनके सामने झुकना पड़ता है। अब मामला यह है कि आखिरकार जिस ईडी की बात करती है बार बार विपक्ष की, ईडी जो है वो प्रकोष्ठ है भाजपा की, उस वो ईडी मतलब परिवर्तन निदेशालय या सीबीआई जो है वो जेडीयू पे कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही है? क्या इतने पाक साफ है नीतीश कुमार? क्या उनके ऊपर कोई करप्शन का मामला नहीं है? फिर सृजन कहाँ गया, बालिका गृह कहाँ गया, गायघाट मामला कहाँ गया? अनेकों मामले हैं, शौचालय घोटाला, गर्भाशय घोटाला है। 7 निश्चय भी बहुत बड़ा घोटाला है, जैसा बोलते हैं भाजपा वाले, राजद भी बोलती है। तो आखिरकार अब ईडी क्या कर रही है? सोचिए कितने मजबूत नेता है नीतीश कुमार, इससे आप इस बात को समझ सकते हैं। तो चलिए, बिहार में बीजेपी के लिए नीतीश कुमार मजबूरी बन गए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि 24 घंटे में क्या कुछ होने वाला है। बहरहाल चर्चाएं हमारी जारी रहेंगी। आप जुड़े रहिए NBC 24 न्यूज के साथ। अपनी राय कमेंट सेक्शन में छोड़ते जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।